डीबीबी सॉल्व कर ली थी तुम लोगों ने? थोड़ी सी रह गई मैम, वो आज कर। ठीक है, और बच्चों को ज्वाइन कर। मैम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डाउट सेशन कब होगा? तुम्हारा एग्जाम का इस संडे है ना? यस मैम, संडे। तुम्हारी लास्ट क्लास कब होगी? मैम एक, कल। हाँ तो कल नहीं है तुम्हारी, शायद सैटरडे को होगी तुम लोगों को। सैटरडे। सैटरडे को रख लेते हैं। ओके मैम। पढ़ भी लिया होगा ना तुमने और भी अच्छे से, सारे ले आना डाउट। यस मैम। तीस बच्चे आते हो तुम लोग, ठीक है। तो देखो, हमने लास्ट क्लास में ओम्स लॉ तक पढ़ लिया था, तो ओम्स लॉ को याद, ठीक है, ओम्स लॉ ही आगे पढ़ेंगे। क्या होता है ओम्स लॉ? पढ़ लिया था हमने, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। इसकी डिपेंडेंसी देख ली थी कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है। ग्राफ देख लिया था कि VI ग्राफ आता है तो हमें रेजिस्टेंस देता है उसका स्लोप। अगर IV कर्व होता है तो हमें कंडक्टेंस देता है उसका स्लोप। उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पढ़ रहे थे कि रेजिस्टिविटी जो है एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, जो कि मटेरियल किस कौन सा मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगी, और दूसरा टेम्परेचर पे। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी देखा था, राइट, कि रेजिस्टिविटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है, ठीक है। आज अपना कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब अलग अलग मटेरियल, जैसे मेटल हो गया, ठीक है। अगर मेटल है तो बेटा मेटल्स के केस में अगर रेजिस्टेंस, मेटल्स के केस में अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, सॉरी, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी के साथ क्या होगा। मटेरियल है, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, बताओ क्या होगा। मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टिविटी देखो, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी ना अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी? क्योंकि तुमने बताया था कल ही कि रिलैक्सेशन टाइम मैम कम हो जाएगा, तो रिलैक्सेशन टाइम कम होने की वजह से
फटाफट फटाफट कोलिजन्स होंगे और उसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, देखो सेमीकंडक्टर्स में रिवर्स होता है। सेमीकंडक्टर्स यानी ऐसे मेटल्स होते हैं जिनमें तुम्हारा जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड से मिलके बने होते हैं। सेमीकंडक्टर्स जो डिवाइस होते हैं उस कोवलेंट बॉन्ड से मिलके बने होते हैं। अब मान लो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, है ना। तो बॉन्ड के ब्रेक होने से उसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिलीज होंगे। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, वहां पे रेजिस्टिविटी के साथ रेजिस्टिविटी कम होगी, कम होगी। तो सेमीकंडक्टर्स के केस में रेजिस्टिविटी कम होती है। इंसुलेटर में तो कुछ भी कर लो, टेम्परेचर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो ग्राफ देखो कैसा आता है, ये मेटल्स का ग्राफ है रेजिस्टिविटी के केस में और टेम्परेचर के केस में। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बढ़ रही है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। सेमीकंडक्टर्स में देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है ना। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स में रिवर्स ग्राफ आएगा। टेम्परेचर आप देखो यहाँ पर टेम्परेचर तो बढ़ रहा है बट रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो गई फाइनली, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ आया। तीसरा ग्राफ बनता है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में फॉर अलॉयज, ठीक है, अलॉय के लिए बनता है। अलॉयज क्या होते हैं, जैसे कि तुम्हारा स्पेसिफिक यहाँ पे नाम लें तो नाइक्रोम, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, ये तीन अगर तुम्हारे अलॉयज हैं, इन तीनों अलॉयज पे अगर आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो रेजिस्टिविटी कैसी रहती है, कांस्टेंट। तो अगर क्वेश्चन आए कि अलॉयज के लिए रेजिस्टिविटी टेम्परेचर का ग्राफ कैसा आएगा, तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट है इन द केस ऑफ अलॉयज। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। उसके बाद देखो क्या आता है, हम लोग रिलेशन निकालते हैं फॉर किस किस के बीच में निकालेंगे, रेजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, रेजिस्टिविटी जो है रिलैक्सेशन टाइम पे कैसे डिपेंड करती है। अभी तो तुमने बता दिया कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, तो वही अब देखेंगे। देखो क्या होगा, करंट होता है डेल वी बाय आर के, है ना, डेल वी बाय आर। करंट हमने कल ड्राइव किया था फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कितना आया था, एनईए बीडी आया था। यस मैम। हाँ, देखो यहाँ पर करंट की वैल्यू तुमने क्या लिख दी, एनईए ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख दी, डेल वी एज इट इज अपॉन आर एज इट इज। अब देखो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ, कल क्या डिराइव किया था हम लोगों ने, ई अपॉन एम इंटू टाउ। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई थी कल हमारी ई बाय एम टाउ। तो देखो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज इट इज लिख दो, ई इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ अपॉन एम। अब एक बार बताओ, हम पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे डिफाइन करते हैं। मान लो तुमने एक कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर में तुमने एक बैटरी सेटअप कर दी, उस बैटरी ने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, जनरेट कर दिया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा किस पोटेंशियल से कैसे रिलेट करता है, पोटेंशियल किसके बराबर होगा, ई आर के। ग्रेडियंट। भाई पोटेंशियल ई आर के बराबर हो जाएगा ना। यस मैम, ये देखो ये रिलेशन E इक्वल्स टू माइनस dv बाय dr होता है। तो आप अगर पोटेंशियल लिखना चाहो तो dv इक्वल्स टू E डॉट dr हो जाएगा। तो v किसके बराबर आ जाएगा, ed, यानी ELV बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपने पोटेंशियल को क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। लेंथ किसकी है, ये कंडक्टर की, ठीक है, कंडक्टर की लेंथ है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो रो एल अपॉन ए ये लिख दिया, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया से एरिया। तो यहाँ से देखो तुमने ये जो रेजिस्टिविटी है, इस रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाला बेटा, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, तो ये किसके प्रोपोर्शनल आ गई, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया रेजिस्टिविटी टाउ की। तो यानी टेम्परेचर कम होगा, सॉरी नॉट टेम्परेचर, इफ रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। और रिलैक्सेशन टाइम कब कम होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये सारे इनके रिलेशन यहाँ से भी आप प्रूव कर सकते हो। ये वाली जो टर्म है रेजिस्टिविटी का m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये रेजिस्टिविटी है, अगर कंडक्टिविटी बोलूं तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, 1/रो। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा हो जाएगा, ये तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए।
ओके इसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है हमारा, देखो किस किस के बीच में, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ठीक है। पढ़ा हुआ है तुमने क्या कभी स्कूल में? यस मैम, डेरिवेशन की हुई है। डेरिवेशन कराई होगी, किसी स्कूल में तो डेरिवेशन कराते ही। यस मैम। हाँ तो देखो जे क्या होता है बताओ जरा, कल ही कराया है। करंट डेंसिटी। हाँ वेरी गुड, जे क्या होता है अपना करंट डेंसिटी। तो बस उसी के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो जे देखो किसके बराबर हो गया भाई, आई बाय ए, और आई हमने कल ही निकाला था एन ई ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेसिक बेसिक चीजें हैं, तुम याद भी रख सकते हो। देखो जे का फॉर्मूला बेसिक आई अपॉन ए, फिर सोचो कि आई क्या था, आई था एन ई ए वी डी, ए से ए चला गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन आ गया, ये आ गया। अब सोचो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी कुछ फॉर्मूला निकाला था, क्या ई ई टाउ बाय एम, बस वो फॉर्मूला उठा के रखा। तो देखो ये किसके बराबर आ गया, जे इक्वल टू एन ई स्केयर ई टाउ बाय एम। और अभी तुमने एम अपॉन एन ई स्केयर क्या निकाला है, रेजिस्टिविटी। एम ऊपर है, यहाँ पर एम नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेजिस्टिव, बाकी की सारी टर्म क्या बन गई, रेजिस्टिविटी। तो ये आया जे इक्वल टू ई बाय रेजिस्टिविटी। और वन अपॉन रेजिस्टिविटी क्या होती है भाई, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी सिग्मा से शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुमने कंडक्टिविटी को सिग्मा लिख दिया, तो जे किसके बराबर आ गया, ई बाय सिग्मा, ठीक है। ये सारे ये वाले रिलेशंस भी याद रखने हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरीके से डिफाइन करते हैं विद करंट डेंसिटी, ठीक है। चल ये कुछ पी वाई क्यू है जो डिपेंड कर, जो उस फॉर्मूले पे लगेंगे, आर इक्वल टू रो एल बाय ए पे। करो देखो ये फॉर्मूला लगाना है, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। मैंने कल तुम्हें एक बात बताया था, जब भी स्ट्रेच करी जाती है वायर तो लेंथ के साथ साथ और क्या चेंज होती है, रेडियस भी चेंज, सॉरी रेडियस भी चेंज होगी, मतलब एरिया भी चेंज होगा। पर वॉल्यूम क्या रहेगी, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम रहती है। तो इसको ऐसे कर लो, देखो तुम्हें लेंथ दी है कि लेंथ 5 टाइम हो गई, तो मैं इसको क्या करूं, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ से मल्टीप्लाई, तो हो गया रो एल स्क्वायर। एरिया इंटू लेंथ क्या बनता है भाई, वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो अब लिखो, करो, ये आर है, आर डैश क्या हो जाएगा, रो एल डैश का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम वही रहेगी। तो एल डैश कितनी है, 5 टाइम्स ऑफ एल अपॉन वॉल्यूम। तो देखो कितना आया आर डैश, 25 रो एल स्क्वायर अपॉन वी। और ये सारा आर के बराबर है, तो कितना आ गया 25 आर, और आर कितना है 5, तो 25 इंटू 5 कितना आ गया 125। 125। अब मान लो तुम्हें ये गिवन है कि हमने वायर को स्ट्रेच किया तो तुम्हारा रेडियस जो है 5 टाइम्स कम हो गया, या एरिया 5 टाइम कम हो गया, तो कैसे कर सकते हो, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो। 1/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो तुम अगर ऊपर एरिया से मल्टीप्लाई और एरिया से डिवाइड करो तो देखो क्या बन जाएगा, ऊपर वॉल्यूम बन गया, नीचे एरिया का स्क्वायर। अगर एरिया में तुम्हें चेंज गिवन है तो फिर तुम ऐसे फॉर्मूला लिखो, रेडियस आर का, रेजिस्टेंस का, राइट। वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहना है, तो एक ही टर्म में वेरिएशन रखना है, या तो लेंथ में या एरिया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये वाला करो।
समझ में आ रहा है क्या? ये ऑप्शन देखो करंट दिया हुआ है, वोल्टेज दी हुई है, मास है, डेंसिटी है, रेजिस्टिविटी है, लेंथ पूछी है। आई थिंक इजी है। रेजिस्टेंस और किसके बराबर होता है? देखो ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू, ये यूज होगा सेकंड प्रॉपर्टी, V इक्वल्स टू आई आर। तो रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? V बाय आई के। तो ये कांस्टेंट, ये कौन ऑप्शन यूज करो, V बाय आई इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, वोल्टेज भी गिवन है और करंट भी गिवन है, रेजिस्टिविटी गिवन है, और क्या गिवन है भाई? रेजिस्टिविटी गिवन है आपको, और मास गिवन है, और डेंसिटी गिवन है, मतलब लेंथ और एरिया नहीं है गिवन। तो देखो इसको आप चेंज कर लो, कैसे? वॉल्यूम। हाँ, या देखो वॉल्यूम क्या, डेंसिटी क्या होती है, मैं यहाँ पे डी लिखती हूँ, मास अपॉन वॉल्यूम। यस मैम। यस मैम। यहाँ से लिख सकते हो कि आप डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मेरे को वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। दोनों चीजें गिवन है, मास भी गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है, वॉल्यूम आ गया। तो इसको देखो तुम चेंज भी कर सकते हो, कैसे? और एक काम और भी कर सकते हो, वॉल्यूम को और क्या लिख सकते हो? एरिया इंटू लेंथ इंटू मास अपॉन डेंसिटी। ये तुम्हारी एरिया इंटू लेंथ जो है तुम्हारा, वो है तुम्हारा वॉल्यूम। तो इस तरीके से हो गया। हमें क्या निकालनी है? लेंथ ही तो निकालनी है कि लेंथ कितनी आएगी। तो यहाँ से यूज कर लेना, आ जाएगा। तो देखो लेंथ निकालनी है तो एरिया कितना हो जाएगा? m अपॉन डी इंटू ए। ठीक है, ये एज इट इज यहाँ रख दो फॉर्मूले में। रो एक सेकंड, यहाँ से लेंथ एलिमिनेट हो जाएगी ना, लेंथ नहीं एलिमिनेट करनी। एरिया लिखो, एरिया रहने दो यहाँ पे, लेंथ को अपॉन में कर दो। ठीक है, ऐसे। तो ये कितना बन जाएगा? रो एल, एरिया कितना हो जाएगा? मास इंटू डी एल, है ना? अब ठीक है, देखो रो एल स्क्र, ये तुम्हारी डेंसिटी अपॉन एम आ गया। एल स्क्र निकाल लोगे फिर कितना आ जाएगा इसको? एम अपॉन वी अपॉन रो एल, यहाँ से निकाल लोगे। देखो इक्वेशन आ गई। मैंने क्या किया है, लेंथ चाहिए था तो मेरे पास वॉल्यूम आ गया, मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? एरिया इंटू एल। तो एरिया इंटू एल क्या आया? मास बाय डेंसिटी। तो देखो यहाँ से मैंने एरिया को एलिमिनेट कर दिया कि मैं यहाँ पे एरिया की वैल्यू रख दूं फॉर्मूले में, रो एल अपॉन ए में एरिया रख दो। तो यहाँ से मैंने एरिया निकाल लिया लेंथ अपॉन में भेज के। ये देखो एरिया लग दिया, यहाँ पे ए की जगह वैल्यू रख दी, तो लेंथ एल स्क्वायर हो गया। तो आगे आई थिंक आप कर लोगे, अब तो इजी हो गया। तो ये देखो वी एम अपॉन करंट के साथ आ गया यहाँ पे रो टी, डेंसिटी इक्वल्स टू एल स्क्वायर। वोल्टेज तुम्हारे पास 3.4 है, मास कितना है तुम्हारे पास? मास भी गिवन है 8.92 10⁻³ करंट कितना है? 2। डेंसिटी कितनी है? रेजिस्टिविटी है 1.7 इंटू 10⁻⁸। डेंसिटी भी गिवन है 8.92 इंटू 10⁻⁻3। ये लो सॉल्व कर लो भाई, आ जाएगा तुम्हारा एल स्क्वायर आएगा, पर याद रखना 8.92 से तो 8.92 सीधा कैंसिल हो गया। ये कितने पे चला जाएगा? 1.7 पे जाएगा, 1.7 से 1.7 भी कैंसिल हो गया। तो 10 की पावर में आएगी लेंथ, एल स्क्वायर आई तुम्हारी। ऊपर बचा 10⁻⁻3, नीचे बचा 10⁻⁻12। 8 और 9 10 11, 8 9 10 11, 11 बचा भाई। तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर इक्वल 11 में से 3 गए तो 9। मैम नीचे 11 नहीं होएगा ना? -8 + 3 हो जाएगा। नहीं, ओके मैम। 8, हाँ 8 और 3, 8 9 10 11 ही तो बनेगा। यस मैम, ठीक है। मतलब रील बनेगी वो। हाँ
10 की पावर 8 बनेगी मैडम। तो ये तो 10 टू द पावर कितना बनेगा, इसका रूट करोगे तो 4। यस आधी हो मैम। जाएगी, बनेगी ना। कहीं पे कुछ पावर का एरर हुआ है, देखो। मैम 10⁻², बन रही है। 2 कैसे, 2 ही आएगी। देखो फॉर्मूला यही है जो निकाला है, रो एल स्क्वायर डी अपॉन एम। ठीक है, तो ये v के पास मास चला जाएगा, आई के साथ हमारा रो इंटू डेंसिटी आ जाएगा। कुछ गलत तो नहीं किया हमने। देखो देखो देखो, कहीं पे कुछ हमने एरिया इंटू लेंथ मास अपॉन डेंसिटी रखा, एरिया हो गया मास अपॉन डेंसिटी इंटू एल। एरिया की जगह मास, डेंसिटी। मैम डेंसिटी में मैम हमने डेंसिटी की 10⁻³ नहीं है, 3 है। 3 है। पॉजिटिव हाँ। 3 है। अच्छा ये +3 है ना, ठीक है। यस मैम। हाँ ये +3 है, तो 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा ना नीचे। यस ठीक है, मैम। फिर तो हो जाएगा, यहाँ पावर में एडेड कर। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, ये पावर -3 नहीं है, +3 है। तो ये मैम +3 करोगे तो -5 आएगा पावर में। हाँ बिल्कुल, -5 ऊपर जाके कितना बचेगा, 10 की पावर 10⁻²। 2 बचेगा, है ना। 2 बचेगा तो इसका रूट कर दोगे तो सिर्फ 10 ही बचेगा, करेक्ट। तो सिर्फ अपना आंसर आएगा बी, 10 से। ठीक है, तो थोड़ा सा पावर वगैरह जो टर्म्स गिवन हो ना, एक बार देख लिया करो। बेसिक था फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसे निकालना था, आ गया फॉर्मूला निकालना। ये तो कैलकुलेशन है, ये तो आप कर ही लोगे, राइट। तो इस तरीके से अगर हमें मास डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। चलो ये करो, ट्राई करो। क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा कॉपर वायर को इतना स्ट्रेच किया गया है कि जो लेंथ है 20% बढ़ गई। तो परसेंटेज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कितने से इंक्रीज कर जाएगा ये बताइए। तो मान लो ये वाली लेंथ थी एल, एल डैश कितनी हो जाएगी, 20% बढ़ गया तो इसका 1.2 L हो जाएगी। हाँ देखो 20% कितना होता है, 20/100। 2/10 होगा। 2/10 0.L हो गया। तो नई लेंथ मतलब क्या होगी, एल डैश किसके बराबर होगी भाई, 0.2 जो इंक्रीज हुई है, और जो पुरानी लेंथ एल थी, तो एल डैश इंक्रीज हो गई 1.2L आ गई ना। देखो नहीं यस समझ, मैम, मैम आ गया समझ। एल इनिशियल तुम्हारी लेंथ एल यस मैम। 20% बढ़ा दी, किसका 20% ऑफ एल कितना होगा 0.2L। तो एल फाइनल कितना लिखोगे आप, 0.2L प्लस पुराना वाला एल। तो फाइनल लेंथ आई 1.2L, यही आई ना। चलिए फाइनल लेंथ आ गई आपके पास। तो रेजिस्टेंस आप इनिशियल लिखोगे कि हमारे पास आर इनिशियल था रो एल स्क्वायर अपॉन एरिया। तो इसको वही वॉल्यूम में करना पड़ेगा, करो रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, फाइनली क्या हो जाएगा, आर फाइनल आप लिखोगे रो 1.2L का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज ही नहीं होता। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1.44 रो एल स्क्वायर अपॉन वी, सही है, राइट। तो आर यस फाइनल मैम। को रो एल कितना हो जाएगा, देखो 1.44 RI। तो परसेंटेज चेंज क्या होता है भाई, परसेंटेज चेंज आप सीधा लिखोगे कि परसेंटेज चेंज होता है हमारा क्या, क्या होता है परसेंटेज चेंज, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन आर इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100। यही है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला कि नहीं है, बोलो। परसेंटेज चेंज बेटा ऐसे ही निकालते हैं कि फाइनल कितना हो गया, इनिशियली कितना था, डिवाइड हमेशा करते हैं इनिशियल से। तो फाइनली देखो 1.44 RI, इनिशियली RI था, अपॉन में इनिशियली RI इंटू 100, कितना परसेंट चेंज आ रहा है बेटा बताओ। रेजिस्टेंस कितना चेंज आया है, 44% है। 44%। वेरी गुड। तो परसेंटेज चेंज आया तुम्हारा 44%।
44%। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छे। आ गया, कर लेंगे ऐसे सवाल। बिल्कुल, हमारा पहले भी 44% था, अभी भी 40, क्योंकि ये चेंज ही नहीं होते। चलिए ये वाला आंसर करिए। कर लोगे। देखो सिलेंड्रिकल है जिसके दो रेजिस्टेंस है, तो मतलब दो तुम्हारे पास रेडियस है, इनर एंड आउटर रेडियस, है ना। तो वो पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस कितना होगा। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन एरिया। मतलब तुम्हें एरिया निकालना है उस कंडक्टर का कि एरिया कितना है। याद रखना होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर कैसा होता है पता है? नहीं पता क्या? देखो ऐसा होता है होलो सिलेंडर। ये इस तरीके का सिलेंडर है, इसकी बाउंड्री है, देयर इज सम थिकनेस। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये होलो है, मतलब ये सारी चीज होलो है, बस ये थोड़ी सी इसकी थिकनेस होगी, समझ गए। जैसे ग्लास होता है ना पानी पीने का, बीच में से होलो है लेकिन देयर इज सम थिकनेस, है ना, आउटर एंड इनर। देखो यहाँ से एक तो ये वाली रेडियस हो गई इनर, और बेटा एक ये वाली आउटर होगी इस वाले पॉइंट तक। ये दो पॉइंट हो गए ना, एक इनर है और एक आउटर है, समझ गए। तो एरिया कैसे निकालोगे आप? पाई, मान लो ये बाहर वाली रेडियस R2 है, अंदर वाली रेडियस R1 है, तो आप क्या लिखोगे, R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। यही करोगे कि नहीं? नहीं, Yes, पाई आर, नो 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 नो, ऐसे नहीं। पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, पाई कॉमन, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। चलिए करिए, अब आंसर निकालिए, मेरे को आंसर चाहिए। इस तरीके का दिखता है तुम्हारा होलो सिलेंडर, बीच में होलो है, ठीक है, पानी का ग्लास जैसे। मैम 2 आया आंसर। हाँ वो तो उसमें लिख रहा है ना, वैल्यू ऑफ एन। नहीं मैम, निकाला भी है। आ गया पक्का? पक्का मैम, निकाला ठीक है, वेरी गुड। देखो रेजिस्टिविटी भी गिवन है आपको, राइट, एरिया भी गिवन है, है। यस मतलब निकालना है, और लेंथ भी है, बस फॉर्मूले में पुट करना है, यू विल गेट योर आंसर। आई थिंक इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। हाँ ये वाला बताओ। देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का नाम है, दूसरा नाम, तो दिस इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी है आपके पास, लेंथ है आपके पास, रेजिस्टेंस निकाल दो, हाँ या ना। क्यूब यस। का एरिया कितना होता है, कैन एनीवन टेल मी द एरिया ऑफ क्यूब? साइड की पाई 6a स्क्वायर। 6 स्क्वायर वॉल्यूम होती है, ए क्यूब होती है वॉल्यूम भी, ठीक है।
देखो क्यूब किससे मिलके बनता है, लेंथ से हमारे स्क्वायर से। 6 सरफेस होते हैं ना, 6 सरफेस यानी तुम्हारा 6 क्यूब वो है तुम्हारे क्या, ऐसे सरफेसेस हैं जिसे हम फेस बोलते हैं। और ये फेस किससे मिलके बनते हैं, तुम्हारे स्क्वायर से। ठीक है, स्क्वायर से मिलके बनेगा, एक ऐसे सामने भी होगा और एक बैकवर्ड में भी होगा, इन्हीं को मिला के क्यूब बना है। ठीक है, तो एक सरफेस का एरिया क्या होता है, यानी स्क्वायर का एरिया। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि ब्रेथ भी सेम होती है। अगर लेंथ इंटू ब्रेथ बोलना चाहो तो बोल दो, लेकिन इसका लेंथ और ब्रेथ क्या होता है, स्क्वायर में सेम होता है, तो यानी एल स्क्वायर। और क्यूब में वो बनते हैं हम ज्यादातर ए स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा। चलो आंसर निकालो अब फटाफट। रजिस्टिविटी 50 इंटू 10। ये देखो सेंटीमीटर में है भाई, मीटर में जरूर कर लेना। एक तो कैंसिल ही हो गया, 50 से 50 चला गया। मैम ए ऑप्शन। ठीक है ना, -6 आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलना ये करना। कल फ्राइडे है। मैम 1/10⁻⁷। कैसे आया बेटा ये? मैम सब कुछ तो दिया हुआ है, बस इन्होंने कहा है कि डायमीटर और लेंथ मैम डबल कर देनी है, हम फिर फॉर्मूला में पुट करके बस आ गए। अच्छा, कैसे निकाला फिर, कौन सा फॉर्मूला रखा? मैम टू RA/L। RA/L तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। मैम इसमें सिंपल ही था, ये तो रजिस्टिविटी पूछी थी इन्होंने आयरन की, और रजिस्टिविटी तो सेम ही रहती होती है क्योंकि हमने आयरन ही लिया और उसकी लेंथ और एरिया डबल किया है हमने बस। हाँ, तो रेजिस्ट लेंथ और एरिया डबल करने से क्या होगा बेटा? मैम रजिस्टिविटी में थोड़ा ना कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट है सब कुछ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इसमें RL/A कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं थी, राइट। सीधा सीधा रजिस्टिविटी पूछा है। रजिस्टिविटी लेंथ और डायमीटर पे इंडिपेंडेंट है, पढ़ा है ना, कि सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे, तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। और जिसने ये फॉर्मूला बताया है ρA/L, प्लीज थोड़ा सा पढ़ लो। फॉर्मूला ρL/A होता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिख रहा है ए, तो कुछ भी बता देंगे, मैं पूछूंगी नहीं कि कैसे आया है ए। तो यहाँ पे एक लाइन ऐड करो, रेजिस्टिविटी, ये पहले भी करा चुकी हूँ पर फिर भी कर लो तुम। रेजिस्टिविटी जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, is independent of is independent from the change of what, length and, लेंथ एंड एरिया। very good। करो ये वाला क्वेश्चन।
एक वायर है जिसकी लेंथ 5 मीटर है, रेडियस इतना है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो रेजिस्टेंस पूछा है, रेजिस्टेंस भी 1 ओम है, फिर पूछा क्या है, लेंथ पूछा है। व्हाट लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द सेम मटेरियल एट द सेम टेम्परेचर ऑल्सो द रेजिस्टेंस ऑफ 1 वो पूछी है कि मतलब सेम अगर वायर है तो मैं उसको कितना लेंथ लूं कि उसका रेजिस्टेंस 1 ओम आए। अच्छा ये तो रेजिस्टेंस, अब टेम्परेचर आ गया ना, ये शायद मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया नहीं है, टेम्परेचर तो अभी काफी दूर है रेजिस्टेंस, चलो अभी नहीं है वो कॉन्सेप्ट, करिए। तो देखो क्या कह रही है, ए वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर, रेडियस 1 mm, इसका रेजिस्टेंस आता है 1 ओम। अब कह रहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द सेम मटेरियल, मतलब मटेरियल में कोई चेंज नहीं किया गया है, तो हम क्या लेंथ लें उसी टेम्परेचर पर, जब हमने रेडियस 2 mm ली है तो मुझे रेजिस्टेंस वही मिलना चाहिए भाई, 1 ओम ही रेजिस्टेंस आना चाहिए। तो आई थिंक इजी है। मैम इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे हम इसमें। हाँ कर दो, तो रो एल अपॉन एरिया, ठीक है। अब हमारे पास एरिया नहीं है, लेंथ में सारा काम चल रहा है, तो वॉल्यूम बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, ठीक है। ये अपना इक्वेशन फर्स्ट है जिसमें अब R1 इक्वल टू रो एल स्केयर अपॉन वॉल्यूम। देखो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, सेम मटेरियल की है तो रेजिस्टिविटी रो ही रहेगी। लेंथ देखो पहले कितना था, 5 मीटर, 5 स्क्वायर। अच्छा वॉल्यूम आई थिंक चेंज किया है ना वॉल्यूम में, 2 mm कर दी है दूसरी वाली। फिर तो लिखना पड़ेगा भाई, एरिया में चेंज आया है, रेडियस 2 mm है ना, करना पड़ेगा। यू शुड हैव टू टेक इट ओनली ऐसे ही लेना पड़ेगा। रो एल अपॉन ए, रेजिस्टिविटी एज इट इज, लेंथ कितना है भाई 5 मीटर, 5 लिखोगे, एरिया कितना है पाई 1 mm, तो 1 mm, देखो ये भी mm में है वो भी mm में है तो mm में ही रहने दो, ठीक है, 1 का स्केयर। R2 कितना है, रो एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, लेंथ अब की बार उन्होंने कितनी बोली है हमें वही निकालनी है। एरिया कितना कर दिया उन्होंने, रेडियस 2 mm कर दी, यानी पाई 2 का स्केयर, करेक्ट। और रेजिस्टेंस अभी भी 1 ओम बोला है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो भाई, क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू व्हाट, 5 अपॉन 1 अपॉन लेंथ डी अपॉन ऑप्शन मैम लेंथ अपॉन 4, सेंटीमीटर। ये आए। आ रहा है। तो 1 इक्वल्स टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 20 अपॉन एल, एल किसके बराबर आ जाएगा 20, करेक्ट, डी ऑप्शन। देखो ये 4 यहाँ चला जाएगा और ये एल यहाँ चला जाएगा इस तरीके से, तो ये 20 मीटर। वेरी गुड, ये वाला करो। ये भी कर लोगे तुम, ठीक है, ये वाला करो, ये अच्छा क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये कर लो। अभी कराया है मास डेंसिटी, तो वहां से ही करना है, सेम कॉन्सेप्ट, पर ये PYQ है बहुत प्यारा, करिए। 3 मिनट का समय है, 3-4 मिनट करो। 9:28 हो रहे हैं, 9:31।
हो गया, 1 ही मिनट हुआ है अभी। कोई कॉन्सेप्ट बताएगा कैसे लगा रहे हो? मैम वही एरिया वॉल्यूम वाला कंसेप्ट चलेगा इसमें। देखो दोनों वायर सेम मटेरियल की है, तो सेम मटेरियल में रेजिस्टिविटी तो सेम है, मास भी सेम है, रेडियस अलग अलग है। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। एक वायर का रेजिस्टेंस 34 एम है, तो दूसरे का रेजिस्टेंस पूछा है। तो देखो रेजिस्टेंस निकालते वक्त क्या चीज चाहिए? रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए। दोनों की रेजिस्टिविटी तो सेम है, जो कि कैंसिल हो जाएगी। लेंथ हमारे पास है नहीं, है ना, लेंथ हमारे पास है नहीं, वो तो चाहिएगी। एरिया है, एक की वायर का 2r है और एक का r है। एरिया तो है, मतलब सारा काम किसके लिए करना पड़ेगा? लेंथ के लिए करना पड़ेगा ना। बोलो हाँ या ना। तो तुम्हारे पास तुम क्या लिखोगे? डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास अपॉन वॉल्यूम के। अब एक बात देखो, अगर सेम मटेरियल है तो डेंसिटी भी क्या रहने वाली है? डेंसिटी भी सेम रहेगी कि नहीं रहेगी? यस मैम। अगर सेम मटेरियल है तो एक और कॉन्सेप्ट, डेंसिटी भी सेम, क्योंकि डेंसिटी भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गई, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मटेरियल की, है ना। अगर तो सेम है, तो अब हमें वॉल्यूम चाहिए, तो मैं वॉल्यूम कैसे निकाल लूंगी भाई? मास अपॉन डेंसिटी। अब वॉल्यूम को मैं और क्या लिख सकती हूँ? एरिया इंटू लेंथ। और लेंथ, अब मुझे क्या चाहिए था? यहाँ से लेंथ चाहिए था, तो लेंथ क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी इंटू एरिया। करेक्ट। रख दो यहाँ पे, देखो क्या आया रेजिस्टेंस, रो। लेंथ तो लेंथ है नहीं, तो लेंथ की जगह क्या लिखेंगे? मास अपॉन डेंसिटी, एरिया का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। हो गया। तो ये R1, अब R1 R2 लगाना है, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए, रेजिस्टेंस ए, मास देखो सेम है, तो ये मास सेम, डेंसिटी सेम, एरिया का स्क्वायर निकालना है। तो देखो ए स्क्वायर में मान लेती हूँ A1 स्क्वायर, ठीक है। ए, अब आर बी, बी वाली वायर का देखो डेंसिटी सेम, मास सेम, रेजिस्टिविटी भी सेम, एरिया अलग है, A2 का स्क्वायर। डिवाइड करो दोनों इक्वेशन, क्या आएगा भाई? आप लिखोगे मैम आर ए अपॉन आर बी किसके बराबर आया? एरिया ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ ए का स्क्वायर, जिसे मैंने 2 लिखा है, आप ए भी लिख लो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया ना रेडियस ए के, आ गया कि नहीं आ गया? एरिया क्या लिखोगे आप? पाई, बी का एरिया कितना है? आर स्क्वायर, और उसका भी स्क्वायर, यानी इसका भी स्क्वायर लगा दो, तो पाई स्क्वायर स्क्वायर। एरिया ऑफ ए का है पाई स्क्वायर, इसका रेडियस कितना है? देखो ए का रेडियस है 2r की स्क्वायर, पाई स्क्वायर से तो पाई कट गया, ये आया R4 अपॉन बेटा 4 आया ना, 2 2 जा, हाँ ना, पाई आर स्क्वायर, यानी 2r का स्क्वायर होगा पहले, यानी पावर 4 बनेगी, ये बनेगा 2 की पावर 4 कितना होगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16R4 राइट। तो R4 से R4 कट गया, तो देखो ये आया तुम्हारे पास RA अपॉन RB इक्वल्स टू 1/16। RB निकालना है भाई, RB किसके बराबर आ गया? 16 इंटू RA, और RA कितना गिवन है? 34। तो कितना आंसर आ रहा है? इसको मल्टीप्लाई करो। ये ऑप्शन आ रहा है मैम। ठीक है, आ गया ना ए। अब बताओ यहाँ पर किसको परेशानी है? कहाँ पर कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो बोलो।
एक बार देखो, सेम कॉन्सेप्ट अभी कराया था ना, लेंथ निकालनी है बेटा, जो चीज गिवन नहीं है वो निकाल लो वॉल्यूम से लेंथ। अब वो तुमने लेंथ में चिपका दी वो वैल्यू, क्या गड़बड़ हुई? डेंसिटी नहीं पता चल रही थी? हरलीन क्या दिक्कत आई बेटा? मैम मेरा तो हो गया। अच्छा, हरलीन बोलती है ऐसा लगता है कि डांट लगा रही हो। 540 नहीं नहीं मैम, थोड़ा बोलने ਚ इदा हो ਜਾਂਦਾ पंजाबी ਤਾਂ हिंदी ਚ ਹੀ बोलते ਹੁੰਨੇ ਆ फिर। हिंदी 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 में बोलना। मैम हो हिंदी गया था हमारा। आती तो है फिर तुम्हें हिंदी? मैम घरे पंजाबी बोली थी ना, फिर ਤਾਂ ਵਿੱਚ बोल हो ਜਾਂਦੀ ਆ। देखो अब पंजाबी बोल रही है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया क्या कहेगी ये। मैम घर पर ज्यादातर पंजाबी बोलते हैं ना, इसलिए फिर। और स्कूल में क्या बोलते हो? स्कूल च मैम मिक्स बोलते हैं। मिक्स बोलते हैं? हाँ हिंदी जी। इंग्लिश सब मिला देते हो? पंजाबी हिंदी इंग्लिश। अच्छा, कहाँ से हो हरलीन, कौन से एरिया से हो? मैम लुधियाना, पंजाब लुधियाना। लुधियाना, मतलब एकदम परफेक्ट पंजाब हो गया ना वो तो, मतलब हाँ बिल्कुल जी। खड़ी पंजाबी बोलते होंगे एकदम। हाँ जी मैम। सही है, बढ़िया है। घूमने की जगह तो काफी होंगी लुधियाना में, है ना? मैम ਤੁਸੀਂ आज ਤੁਹਾਨੂੰ घुमा देंगे ਅਸੀਂ। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कुछ है वहां पे घूमने के लिए? हाँ जी मैम, बहुत कुछ हैगा। ठीक है, कभी आएंगे तो बताएंगे जरूर। जरूर मैम। पक्का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, ऐसे सिचुएशन में जो रेजिस्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है एरिया के स्क्वायर का। एरिया के स्क्वायर यानी रेजिस्टेंस का फोर्थ पावर, है ना, याद रखना। बाकी तो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, ये वाला करो। हम्म कर लिया ये वाला? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये कर लेना। रेडियस पे डिपेंड करेगा। अगला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं भाई। अपना सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। जैसे अभी तक देखते आ रहे हो कि रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है ना। रेजिस्टेंस अभी तुमने बोला कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अब वही देखना है कि कैसे डिपेंड करेगा। देखो क्या रिलेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसलिए आगे एम्पेरिकल नाम लिखा हुआ है, एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। तो देखो क्या है टेम्परेचर, आपको ये फॉर्मूला ये बता सकता है कि अगर किसी टी टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी ρ1 थी तो किसी T2 टेम्परेचर पे जो रेजिस्टिविटी होगी वो कितनी होगी। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट और कितना अच्छा फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, रेजिस्टिविटी देखो कैसे लिखोगे आप, ρ2 यानी कोई रेजिस्टिविटी है जिसे आपने ρ2 नाम दिया है, किस टेम्परेचर पे है बेटा, वो T2 टेम्परेचर पे है, ठीक है। तो आपने लिखा ρ2 इक्वल्स टू ρ1 1 प्लस अल्फा डेल टी। डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। इसको और कैसे समझ सकते हो तुम, इसको ऐसे समझो बेटा, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा, इस टॉपिक को ऐसे समझ सकते हो कि मान लो किसी T1, ये तो कलर दिख ही नहीं रहा,
कि किसी T1 टेम्परेचर पे, ध्यान से देखो, कि किसी T1 टेम्परेचर पे तुम्हारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो कितनी है, ρ1 है, ठीक है। और किसी T2 टेम्परेचर पे आपके पास जो उस मटेरियल की जो कंडक्टिविटी हो गई वो कितनी हो गई, ρ2 हो गई ना, ρ1 ρ2। अब आपको ये पता है, अब इसके बीच में हमें रिलेशन चाहिए, तो मान लो आपको ρ2 निकालना है ना, आपको किसी भी T टेम्परेचर पे ρ2 निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है, देखो ρ2 इक्वल्स टू ρ1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। डेल्टा टी क्या है समझ गए होंगे अब तक, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी क्या है बेटा, टेम्परेचर का चेंज, यानी T2 माइनस T1, समझ गए, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अब तुमने ये नहीं पूछा कि मैम अल्फा क्या है, यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा ये बता रहा है कि हम किसी भी टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री से राइज करते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आता है, कि रेजिस्टिविटी 1 डिग्री टेम्परेचर की राइज करने पर कितना चेंज होती है। जैसे याद करो, जैसे तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा थर्मल एक्सपेंशन, वहां पे अल्फा था ना, थर्मल कॉफिशिएंट, अल्फा बीटा पढ़ा होगा तो थर्मल एक्सपेंशन में, हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पर अल्फा है, तो यहाँ पर अल्फा क्या है बता रहा है, देखो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पर ये बताएगा कि हर डिग्री के टेम्परेचर को बढ़ाने पर हमारे रेजिस्टेंस में या रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आएगा, ये अल्फा है। अब क्या ये फॉर्मूला बेटा रेजिस्टेंस के लिए भी लगाया जा सकता है, बताओ, क्या मैं ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस की जगह भी लगा सकती हूँ, यानी R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, नहीं लगा सकते क्या, लगा सकते हैं ना, तो Yes, ये तो ma'am. दोनों के लिए वैलिड है, बस हमें अल्फा पता होना चाहिए, T2 माइनस T1। बताओ, ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों के लिए लगाया जा सकता है। अल्फा क्या बताया मैंने, अल्फा क्या है कि हमारा टेम्परेचर के राइज होने पर डिग्री टेम्परेचर के राइज होने पर रेजिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है, रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आ रहा है, ये अल्फा है। अब एक बात बताओ, अल्फा की वैल्यू कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, चेंज अल्फा, अल्फा बढ़ेगा कि घटेगा कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर के बढ़ाने पे, हम बढ़ेगा। हाँ, देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है ना, और अल्फा भी क्या बता रहा है कि टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस कितना बढ़ गया, यही तो बता रहा है अल्फा। तो अल्फा क्या रहेगा रेजिस्टेंस के, इन द केस ऑफ कंडक्टर्स अल्फा शुड बी पॉजिटिव, तो अल्फा पॉजिटिव आएगा। बट सेमी कंडक्टर्स में बताओ, सेमी कंडक्टर के केस में टेम्परेचर के बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम होगा तो अल्फा क्या आ जाएगा, सेमीकंडक्टर्स के केस में अल्फा नेगेटिव होगा। नेगेटिव, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन भी कर दिया है, अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर एंड अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स। क्लियर है, अल्फा क्या बता रहा है, 1 डिग्री का चेंज कितना होगा फॉर द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, और ये आपके फॉर्मूले हैं। हो गए फॉर्मूले याद, फॉर्मूला याद हुआ, यस मैम, वेरी गुड। तो आपके पास में क्या कह रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर बिकेम 3 टाइम्स ऑफ इट्स वैल्यू एट द 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया, क्या कह रहा है कि मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारा रेजिस्टेंस कुछ आर था, सपोज करो, वो कह रहा है कि मुझे वो वाला टेम्परेचर बताओ जिस पर मेरा रेजिस्टेंस कितना हो जाए, आर का 3 टाइम हो जाए, यानी 3R हो जाए। टेम्परेचर कॉफिशिएंट दे दिया तुम्हें कि देखो पर डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 4 × 10⁻³ के हिसाब से चेंज हो रहा है।
लगाओगे फॉर्मूला, कैसे लगाओगे देखो, R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा, क्या लगाओगे बताओ बेटा, T2 T2 minus T1 माइनस T1, ये लगाओगे। R2 तो निकालना है हमें, कितना है R2 3R, R2 3R, R1 कितना है भाई R है ना, R 1 प्लस अल्फा गिवन है 4 इंटू 4 10 into 10 minus 3 T2 कितना है निकालना है, ये तो मालूम ही नहीं ना, एट व्हाट टेम्परेचर, यही तो पूछ रहा है, तो टेम्परेचर मान लो T पे। T1 कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 तो degree 0 डिग्री Celsius। रख दो इसको, ठीक है। चलो देखो R से R कट गया, ये बचा 3, ये आया तुम्हारा 1 प्लस 4 इंटू 10 टू दावर माइनस 3, ये सिर्फ यहाँ पे T बच जाएगा, तो ये क्या आ गया 2/4 इंटू 10 टू दावर 2 इक्वल्स टू T, 1/2 आ गया ये, अच्छा 3 बचेगा, देखो 1/2 इंटू 10 टू दावर 3, तो 1/2 0.5 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 500 डिग्री आ जाएगा क्या, देखो आ गया यस 500। मैम। एक चीज देख रहे हो तुम, तुमने अगर रेजिस्टेंस को 3 गुना ज्यादा करना है तो 500 डिग्री टेम्परेचर का चेंज आया है, 500 डिग्री, तो मतलब कि थोड़े मोटे जो तुम्हारे टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस होती हैं, जैसे हमारे रूम टेम्परेचर 25 है, ज्यादा गर्मी हो जाती है तो मान लो बाहर वाला जो टेम्परेचर है जहां पर वायर्स कनेक्टेड होती है वो 50 डिग्री हो जाती है ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर, तो इतने से में ज्यादा फ्लक्चुएशन करंट में देखने को नहीं मिलती, इसीलिए हमें, है ना, तभी नहीं मिलती ना, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे जाके फ्लक्चुएशंस आती हैं, जब तुम्हारा टेम्परेचर देखो 500 डिग्री, जो कि पॉसिबल ही नहीं है अर्थ पे, 500 डिग्री, अगर अर्थ सही सलामत रहती है तब तक तो नहीं है, ठीक है, तो अपना 500 डिग्री आ गया। तो एक ये वाला क्वेश्चन आप एक बार कर देना, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ सारी चीजों, तो ये गलत भी, इसका आंसर ना यहाँ पर लास्ट टाइम कुछ एरर आ गया था इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में एरर है, तुम लोगों को वो एरर भी ठीक करनी है, याद रहे। इस क्वेश्चन में एरर है, वो पहले आंसर इसका डी था, अब तुम्हें सही आंसर बताना है, ठीक है। अब चलो ये तो फॉर्मूला ही है, बताओ, करना स्टार्ट कर दो क्वेश्चन को, करो स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, आंसर डिस्कस करेंगे फिर, जल्दी बताओ। करो करो, फॉर्मूला तो यही लगाओगे ना मैम, ए ऑप्शन, वेरी गुड, ए ऑप्शन आ रहा है ना, हाँ जी मैम। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे हल्दी,
इसमें यही एरर था, कैलकुलेशन का एरर था, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। करेक्ट। देखो R2 क्या कह रहा है कि 5 ओम पे 50 डिग्री है, 7 ओम पे 100 डिग्री है, तो अल्फा बता दो। तो आप यही लिखोगे, R2 क्या लिख दोगे, 7, R0 5 मान लो, 1 प्लस अल्फा ही तो निकालना है। 7 डिग्री कितने पे है भाई, 100 पे। 5 डिग्री कितने पे है, 50 पे। बाकी के बच्चे पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। एक यही लड़की पढ़ रही है क्या, 50 अल्फा, यही आया क्या बेटा जी? Yes, ma'am. तो 7/5 इक्वल्स टू 1 प्लस 50 अल्फा, कितना आ गया ये, 7/5, 2/-1 यहाँ पे चला जाएगा, तो 2/5 अपॉन 50, ये अल्फा के बराबर आ गया। तो अल्फा कितना आ गया भाई, 2/250, 2/2, एक और जीरो लगेगी यस मैम। कहाँ पे, नो मैम, सही निकाल रहे हैं अभी आप, मैं पूरा आंसर बता रही थी। अच्छा 2/250, 2/250 कितना आ जाएगा आपका, 0.008, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कंप्लीट कर लिया है। इसके अब कुछ PYQs कर लेते हैं, ठीक है। समय अपने पास ज्यादा है। क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब बहुत करते हो एक तो। जो करा के लाना था वो तो तुमने आज जल्दी कर लिया भाई। क्या कह रहे हो, हमारी शीट से ही लेते हैं। देखो तुम्हारी रिसोर्स शीट पे भी PYQs डले होंगे, तुम यहाँ से भी उठा सकते हो। अच्छा करंट इलेक्ट्रिसिटी से है, मैं CC से करे जा रही थी। कर लें PYQs, यस मैम। यस मैम। ठीक। चलिए करिए ये वाला क्वेश्चन, 2024 का PYQ है।
तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट आते हैं इस क्वेश्चन के, आंसर चाहिए मेरे को। अरे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा इसमें? हाँ मैम जो आपने अभी पढ़ाया था टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला। बिल्कुल, वेरी गुड। काफी समय हो गया, अब तक तो आना चाहिए था आंसर। सी ऑप्शन मैम। ऑप्शन तो तुमने देख ही लिया, कैसे करा ये बताओ। मैम कैसे? वैल्यूज फुल करके सारा वैल्यूज को ਦਿੱਤੀ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਬਸ ਫਿਲ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। कैसे रख दिया? ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ R1 R2 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ 80 ਓਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ। कहाँ है? एक तो 60 ओम दिया हुआ है 27 डिग्री टेम्परेचर पे, है ना? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ आप ਹਾਂਜੀ कह रहे थे कि हम अगर Ohms करंट law कितना हो जाता है तो मतलब वो टेम्परेचर कितना अटेन कर लेगा। मैम दूसरी रेजिस्टेंस नहीं दी हुई, V इज इक्वल टू आई आर से उसको रेजिस्टेंस निकालेंगे हम। हाँ, वेरी गुड। तो हमें सेकंड रेजिस्टेंस नहीं के गिवन, लेकिन हमें ये गिवन है कि 220 वोल्टेज पे करंट कितना है ना? 2.75। 2.75। तो V अपॉन I कर दो, which is 2.75 इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। तो कितना आया रेजिस्टेंस ये? 80। ठीक है, तो यानी सेकंड रेजिस्टेंस मिल गया तुम्हें। R2 आ गया 80 ओम। तो R2 यहाँ पे आप लिखोगे 80, R1 60 गिवन ही है, 1 प्लस अल्फा आई थिंक नहीं गिवन, वही निकाल। वी डोंट हैव दिया अल्फा। हुआ है अच्छा, अल्फा 2 into 10 to the -4। T2 टेम्परेचर नहीं पता, वही निकालना है। T1 कितना है? 27 डिग्री, तो यहाँ पर 27 लिखो। आई थिंक हो गया क्वेश्चन सॉल्व आधा। तो ये कितना हो जाएगा? 4/3 -1, तो आई थिंक ये 1/3 हो जाएगा, राइट? इसको मैं 1/3 यस ये हो जाएगा T2 -27। तो आप इसको लिख सकते हो 1/6 10⁻⁻4 इक्वल्स टू T2 -27। ये कितना आ रहा है? 10⁻+ का 4 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, कितना है ये? 10,000/6 इक्वल्स टू T2 -27। कितना आएगा भाई? 1000/6। कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। 1000 भी नहीं है, 10,000 है। 10,000 डिवाइडेड बाई, बोल भी नहीं रहा, 10,000 डिवाइडेड बाई 6, 1
666 पॉइंट, यही आ रहा है आई थिंक 0.66। यस मैम, इसमें ऐड कर दीजिए 27 बस आंसर आ गया। हाँ, मैं इसमें +27 कर देती हूँ इक्वल्स टू T2। तो +27 कर दो, 1693 1693.66 इक्वल्स टू T2। ये 66 को आप राउंड ऑफ कर लोगे तो ये राउंड ऑफ हो गई ना, 1694 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। तो देख लो, इस कॉन्सेप्ट पे भी अभी 2024 रिसेंटली ही सवाल आया है। बहुत कुछ पढ़ना है अभी इस चैप्टर में। कल सीरीज पैरेलल स्टार्ट हो जाएगा भाई। मैम कल तो हमारी क्लास नहीं है ना? अच्छा, फिर नेक्स्ट क्लास में वैसे भी कुछ और तुम वो करवाओगे है ना, डाउट मैम हाँ जी। डाउट लेने हैं तुम्हें। ये तो तुम कर ही दोगे, इजी सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और था यहाँ पर, बस इस अभी तक जो तुमने पढ़ा है ना, इतने PYQs आए नहीं है, बहुत कम है, बट फिर भी मैं देख लेती हूँ पूरे में ही कि मिल जाए तो। और जो आए थे वो हमने डिस्कस कर लिए। देखो, ये 20% वाला PYQ अभी किया था ना, ये PYQ थी, PYQ था अभी। यस मैम। हाँ जी मैम। ये देखो रेजिस्टेंस वाला 10 मीटर निकाली थी अभी, ये भी तुम्हारा PYQ की था। इस कॉन्सेप्ट पे जो भी PYQ थे वी हैव ऑलरेडी डन। हाँ, ये देखो 5 ओम वाला ये भी कर लिया। एक क्वेश्चन इसमें बढ़िया था, वो दिख नहीं रहा मुझे। हाँ, ये क्वेश्चन ये था सवाल, ये वाला करिए आप, क्वेश्चन नंबर 35 करिए। बस ये कॉन्सेप्ट बच गया था तुम्हारा, बाकी सब हो गया। चार्ज दिया हुआ है, करंट की मिनिमम वैल्यू पूछिए। कैसे निकालेंगे? चार्ज है, ट्यूशन करके देखो मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, हमेशा डिफरेंशिएशन करके उसका 0 के बराबर रखते हैं। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट पूछिए, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट यानी di/dt को किसके बराबर करना पड़ेगा, 0 के बराबर। ठीक है, करो। हिंट भी दे दिया है अब तो। करिए।
अरे भाई आपको पास क्यू है। ऑप्शन हाँ देखिए आपके पास चार्ज गिवन है ऑलरेडी, करेक्ट। क्यू है आपके पास अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यूब। हमें आई निकालना है। आई क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। यस मैम। तो डी क्यू बाई डी टी करो तो ए माइनस टू बी टी प्लस थ्री गामा टी स्क्वायर। अब फिर मैक्सिमम मिनिमम के लिए डी आई बाई डी टी करना पड़ेगा, मतलब ये आई आया है इसका डी आई बाई डी टी करो, या फिर बोल दो कि ये टी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस टू बीटा प्लस सिक्स गामा टी। इसको जीरो के बराबर कर दो। देखो टू बीटा इक्वल्स टू सिक्स गामा आया, ठीक है। तो टी किसके बराबर आया भाई? बीटा अपॉन थ्री गामा। तो यानी इस समय पर तुम्हारे करंट की वैल्यू क्या होगी? या तो मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी। तो यही वैल्यू उठा के इन्होंने बोला है कि मिनिमम है तो मतलब मिनिमम होगी। देखो डी आई बाई डी टी जब जीरो के बराबर रखा है तो जो ये टी की वैल्यू आती है ये हो सकता है मिनिमम आए या मैक्सिमम आए, दोनों पॉसिबिलिटीज है। बट इन्होंने बोला है कि अगर मिनिमम है तो मिनिमम होगी। हम लोग क्रॉस चेक करते हैं इसका डी आई बाई डी टी का भी, फिर डबल डेरिवेटिव करते हो तुम, डी आई बाई डी टी का भी डबल डिफरेंशिएशन होगा। उसे अभी हमें नहीं करना क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी दिया है कि ये मिनिमम ही आई। वो क्रॉस चेक करने के लिए होता है, तो चेक हमें करना नहीं। तो टाइम की ये वैल्यू हो गई, इन्होंने मिनिमम वैल्यू पूछी है तो आई में ये वाला टी रख दो। तो आई कितना आया था तुम्हारा? अल्फा माइनस टू बीटा, टी की वैल्यू बीटा अपॉन थ्री गामा प्लस थ्री गामा टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? बीटा स्क्वायर अपॉन नाइन गामा स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करो भाई। अल्फा माइनस टू बीटा स्क्वायर अपॉन थ्री गामा प्लस थ्री बीटा स्क्वायर अपॉन थ्री हट ही जाएगा, बीटा स्क्वायर अपॉन थ्री गामा कितना आया? अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन थ्री गामा, यही आया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डी ऑप्शन आया है। समझ में आया क्या किया है मैंने? यस मैम। डबल डिफरेंस, पहले आपने चार्ज से करंट निकाला, करंट के बाद डबल डिफरेंशिएशन किया क्योंकि हमें करंट की वैल्यू पूछी है मैक्सिमम मिनिमा की। अगर चार्ज की पूछता तो चार्ज को ही डी क्यू बाई डी टी कर देते, एक ही बार करना पड़ता, यहाँ दो बार करना पड़ा क्योंकि पहले करंट निकाला, फिर करंट का डिफरेंशिएशन किया, फिर टाइम निकाला, फिर जो टाइम की वैल्यू आई है उसे करंट की वैल्यू में पुट कर दो कि इस समय पे करंट मिनिमम आने वाला है, तो मिनिमम करंट ये आएगा, ठीक है जी। हाँ जी मैम। हाँ जी, वेरी गुड। तो आई थिंक आज के लिए ठीक है। अच्छा ये बेटा ये लास्ट एक ये वाला लास्ट कर दो। अच्छा ये भी करा दिया ना मैंने क्लास में, ड्राफ्ट डेवलप वेलोसिटी करा दिया भाई। आई हाँ करा दिया वीडियो मैंने, तुम्हें सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है। जो भी अब तक आए हैं पीवाईक्यूज में, बाकी हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय बाय मैम, गुड नाइट मैम। बाय मैम। Hi, ma'am. बाय बाय। मैम आपने कल वाले नोट्स नहीं सेंड किए ग्रुप में? कल वाले किए हैं भाई, कल क्या पढ़ाया था? मैम उसकी डीपीपी सेंड की थी आपने, नोट्स नहीं किए, क्लास नोट्स। अच्छा क्लास नोट्स नहीं करे, सिर्फ डीपीपी, ठीक है मैं वो अभी भेज देती हूँ, ठीक है अभी भेज दूंगी मैं। ओके बाय बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय मैम। Hi, ma'am. बाय।